हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हमारी रक्षा में दिन रात एक किया हुआ भाई। और आप लोगों से कहता हूँ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें भाई। सब्सक्राइब किए बिना, लाइक किए बिना न मत जाइएगा। तो वैसे तो 3-4 दिन हो गए वो लोग डालते डालते ख़त्म ही नहीं हो रही उनकी कहानियाँ। उन आतंकवादियों की कहानियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही भाई। बार बार आपको इसके ताज़े उदाहरण देने पड़ते हैं। ताज़े उदाहरण कौन से भैया? अब एक और बात पता चली है, क्या करूं? वैसे तो और किसी बातों पर ब्लॉग बनाना था मुझको, पर आज फिर इनके ऊपर ही चलेगा भाई। क्या कहते हैं, ये जो 3 गाड़ियां पकड़ी गई थी ना, 3 गाड़ियां, जिसमें से एक ने तो लाल किले के सामने उड़ा लिया था, एक पकड़ी गई थी क्या कहते हैं वहाँ खड़ी हुई उसके बराबर में लाल गाड़ी इको स्पोर्ट, और तीसरी गाड़ी पकड़ी गई हुई कैंपस में। तीसरी गाड़ी कैंपस में खड़ी पकड़ी गई। वो गाड़ी किसकी थी? वो भी डॉक्टर उसकी थी, जो मैडम डॉक्टर है उसकी गाड़ी थी भाई। अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, इस मैडम को जरा भी शर्म नहीं आई? जरा भी शर्म नहीं आई कि मैं जो कर रही हूँ उससे लोगों की जान जाएगी भाई? कैसी मैडम है ये? क्या ये सोचती है, क्या ये करती है? जरा कोई मेरे सामने लाए तो इसकी मैं अच्छी खबर लूँ भाई। खबर तो हमारी एजेंसियों ने भी ली होगी, पर मेरा इसका क्या बताऊँ? मैं ऐसी कोई गंदी गालियाँ दे भी नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब है। यूट्यूब मेरे को बैन कर देगा भाई। इसीलिए इस बंदी को, तेरे को जरा भी शर्म नहीं आई कि मेरे इस कृत्य से कितने लोग मारे जाएंगे भाई? 13 तो वहाँ ख़त्म हो गए, 13 आदमी तो लाल किले के सामने ख़त्म हो गए, और 3,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट से कितने बंदे ख़त्म हो जाते भाई? कितने बंदे ख़त्म हो जाते? हाँ जी। और सुनो, 32 गाड़ियाँ और हैं जो इन्होंने ले रखी हैं। 32 गाड़ियाँ, ये सोचो। और ये सोचो 32 गाड़ियों के ड्राइवर भी होंगे उनको चलाने वाले भाई। वो सारे के सारे फियादीन ही बनाने थे। 32 फियादीन 32 बम से खुद को उड़ा लेंगे। वो तो हमारे लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, पर 32 ड्राइवर वो जो फियादीन बन के बम से उड़ जाएंगे भाई। आप अंदाजा लगा लो कितनी गंदी ये मैडम रही होगी, क्या ये सोचती होगी? ऐसे कोई नहीं बन जाता। पैसा मिला होगा इसको, तगड़ा तगड़ा पैसा मिला होगा भाई। कतर से, यूएई से, पाकिस्तान से भाई तगड़ा पैसा मिला होगा इसको। इसने ये नहीं सोचा कि मैं जिस दिन पकड़ में आऊंगी उस दिन मेरा क्या हाल होगा। इसको कस कस के मेरा अनुमान है, हमारी सेना, हमारे
पुलिसमैन इसको कस कस के मारे, नंगा करके मारे, शर्म ना करें भाई, शर्म नहीं करनी इसको। इतनी डंडे पड़ने चाहिए इसकी पीठ लाल हो जाए, इसका खून आना शुरू हो जाए, तब जाके उनकी आत्मा को शांति मिलेगी भाई। उल्टा लटका लटका कर इसको मारा जाए भाई, तब जाके उनको शांति मिलेगी, जो बेचारे बंदे मर गए। और 13 डॉक्टर, उनका तो कहना ही क्या, जिसमें 13 बंदे थे, जिसमें 8 तो डॉक्टर थे और 2 तो उनको पढ़ाते थे, 10 3 और वो जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है उसके बंदे भाई। 100 बंदे तो यहीं के, 50 बंदे तो यहीं हो जाएंगे, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बंदे भाई। वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। जिम्मेदारी क्या, पहले तो ये बता दो, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बंदे हैं, ये सारे के सारे ये घूम फिर के तुम्हारी यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे थे भाई, क्या कर रहे थे, ये बता दो। ये तो वो बंदे हैं जो सामने आए हैं, जो सामने नहीं आए वो खतरनाक बंदे हैं भाई। उनको खोजना भी अपने आप में एक गहरा कार्य है भाई, गहरा कार्य है। कैसे इनको खोजेंगे बाकी बंदों को भाई? सबसे पहले तो ये पता लगाया जाए कि कितनी मुस्लिम यूनिवर्सिटियां हैं, सबकी खोजबीन की जाए भाई। कम से कम 20-30 ऐसी यूनिवर्सिटियां होंगी जिनके मेंबर इसी तरह के डॉक्टर्स वगैरह होंगे, या जो इनको चलाते होंगे वो लोग, उनकी सबकी पहचान होनी चाहिए कि वो क्या करते हैं, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कैसे खर्च करते हैं, और वो पैसा आया कहाँ से। मेरे को पूरा अनुमान है कि वो पैसा यूएई, कतर या फिर तुर्की से आया होगा, पक्की बात है। उनके लिए तो ये क्या कहते हैं, दुअन्नी है ना, दुअन्नी खर्च करने के बराबर है, दुअन्नी खर्च करने के बराबर है भाई। कैसे वो लोग दे देते हैं वरना इतना सारा पैसा दान में? उनके लिए दुअन्नी है, उनके लिए पेट्रोल का पैसा है, बेकार का पैसा है। और हम भी दोषी हैं, वो तो दोषी है ही हैं, कुछ हद तक हम भी दोषी हैं। हम कैसे दोषी हैं भाई? हम ऐसे दोषी हैं, हमने दुश्मन को पहचानना नहीं आता, हमारे भेजे में ये डालना नहीं आता हमें कौन हमारा दुश्मन है कौन नहीं। हम हर एक को अपना जान लेते हैं, हर एक को अपना मान लेते हैं। ये तो हिंदुस्तानी की खासियत रही है ना, ये हिंदुस्तानियों की खासियत रही है। पर अब हमें अपना माइंड सेट बदलना होगा दुनिया के प्रति, बिल्कुल बदलना होगा इस दुनिया के प्रति अपना माइंड सेट। आप लगा लो साहब, लगा लो। क्या करता है चाइना, क्या करते हैं तुम्हारे आसपास के जितने भी, क्या कहते हैं, ये तुम्हारा मोहम्मद यूनुस है, मौजू है मालदीव का राष्ट्रपति, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, इधर से थोड़ा बहुत केपी शर्मा ओली जैसे प्रधानमंत्री मिल गए इस देश को, क्या कहते हैं, नेपाल को। ये भी चाइना के साथ मिले हुए हैं भाई। तो अब ये लगा लो कि हमें अपना माइंडसेट किस हद तक क्लियर कर लेना चाहिए भाई।
इतना गहरा हमारा इतनी गहरी हमारी दुश्मनी है। हमें चारों दिशाओं में आंख खोल के रखनी चाहिए भाई, नहीं तो ये तुम्हारे देश को खा जाएंगे। और इनको आंख दिखानी शुरू करनी चाहिए। अब इनकी कोई एक काम अच्छा जहाँ हमें लगे कर देना चाहिए, बाकी काम तो वही बुरे ही करने चाहिए, तभी हम बचेंगे, तभी हम बचेंगे। अब सुनो, पीछे क्या हुआ कि 1-2 साल पहले तुर्की में भूकंप आया, इतनी मदद भेजी, इतनी मदद किसी और ने की नहीं, किसी और देश ने, सिर्फ हम ही थे वहाँ पे, सिर्फ इंडिया था वहाँ पे जो जिसकी उन्होंने मदद करी। तो मेरे ख्याल में ये मदद अब बंद कर देनी चाहिए, अपने देश के लिए होनी चाहिए भाई, दूसरों के लिए नहीं। ये जब इस तरह की हरकतें करने पर उतारू हो रहे हैं, मदद देने के बावजूद तुर्की इस हद तक चला गया, तो पीछे क्या रह जाता है भाई। मोहम्मद मोइजू मालदीव का राष्ट्रपति अभी कुछ दिन पहले दुम लाता लाता इंडिया आया था, अब फिर तुर्की की बाहों में जा बैठा, तुर्की की बाहों में जा बैठा। अब आप इनका हिसाब लगा लो, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इन देशों का। ये साले मरते हैं मर जाए, खत्म होते हैं खत्म हो जाए, हम बचे, हमारा ईमान बचे रहना चाहिए भाई, हम बचे रहने चाहिए। और हमारे देश के जो 30 करोड़ मुस्लिम होंगे तुम्हारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इनको, इनके ऊपर पूरी नज़र होनी चाहिए भाई। ये लोग नहीं हैं तुम्हारे, ये लोग अपने देश के नहीं हैं भाई, ये लोग अपने देश के नहीं हैं। पता नहीं भाई, उन मुस्लिमों से मैं सॉरी फील करता हूँ जो कि एक नंबर आदमी हैं, जो समझते हैं देश क्या होता है, पर उन मुस्लिमों का क्या करे। आधे मुस्लिम तो खराब ही है ना, उनको आने से पहले ही ये तुम्हारा जागना हिंदुस्तान वासियों बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है तुम्हारा जागना। इस कदर जाग जाओ कि इनसे तो शक की निगाह से जरूर देखो, मैं और कुछ नहीं कहता भाई, जो है उसको शक की निगाह से जरूर देखना चाहिए तुम्हें, शक की निगाह से। उसके बाद वो बता देगा, खुद से बता देगा, वो खुद बताएगा तुम्हें, हाँ मैं फियादीन हूँ, या उन लोगों के साथ मिला हुआ हूँ, या तुर्की के साथ मिला हुआ हूँ, वो खुद ही बता देते हैं सारे। तो अब और कुछ नहीं हो सकता, इनको इस कदर दबोचना ही होगा हमारे को। सारे हिंदुस्तान को जाग जाना चाहिए, हिंदुस्तान वासियों को जाग जाना चाहिए। और ये जो आप कहते हो ना कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ को अपना, जैसे कम पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों के झंगुर है, जैसे वो बनाता था मुस्लिम, वो बनाता था मुस्लिम, और मुस्लिम बनाता था, और क्या कहते हैं, मुस्लिम बना के हमारी लड़कियों को शादियां करवाता था भाई। भाई इन सब चीज़ों से बचो, हाँ जी, इन सब चीज़ों से बचो, तुम्हारा बचना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हो गया है तुम्हारा बचना। इन सब लोगों ने, एजेंसियां तो है ही हैं, एजेंसियां तो हमारा काम कर ही रही है भाई, आप लोग सुधर जाओ,
अब आप ये लोग ऐसे नहीं कह सकते कि हम हिंदुस्तानी, हम अच्छे, हम ईमान वाले हैं। भाई ये मान गया तेल लेने, मान गया तेल लेने। अब तुम लोग सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बुरी तरह से मार खाने वाले हो। कोई नहीं होता अपना, कोई नहीं होता। आप कहते हो ना पुतिन दोस्त है, ठीक है, हमारे साथ है, पर हमारा दोस्त नहीं है। हमारे साथ जरूर है, पर हमारा दोस्त पहले वो अपने देश का करेगा या हमारा करेगा? आप बताओ। जब केपी शर्मा ओली जैसे बंदे हमारे नहीं हुए तो आप क्या सोचते हो? केपी शर्मा ओली तो हिंदुस्तानी देश का है ना, हिंदुस्तानी देश का है ना। वो पैसा लेता है चाइना से, उसको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए उसको। अब इनकी प्रधानमंत्री दूसरी आई है, वो देखेंगे क्या करती है। पहले तो खबर ये भी आई थी कि नेपाल का एक और कोई ऐसे उसका क्या नाम है, एक जवान लड़का है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ है, ये भी खबर आई थी। भाई इस कदर मत करो, अपने देश का नुकसान मत करो। कुछ देखो, भालो, सोचो, समझो, और आंखें खुली रखो। हर एक बंदे पे शक करो। तो भाई इन मुस्लिमों पे शक करना अत्यंत जरूरी हो गया है। हाँ जी, बहुत जरूरी हो गया है इन मुस्लिमों पे शक करना। और सारे के सारे मुस्लिमों पे हम क्या करें? हम कह देंगे भाई हम तुम्हारे से मान लो मैं चला जाता हूँ किसी इलाज करवाने किसी हॉस्पिटल में, वहाँ पे मुस्लिम डॉक्टर बैठा देख के मेरा तो दिमाग ही घूम जाएगा भाई। दिमाग नहीं घूमेगा तो बता दो, आपका नहीं घूमेगा तो, और मैं तो वापिस ही आ जाऊँगा, मैं तो वापिस ही आ जाऊँगा वहाँ से। मैं किसी और हॉस्पिटल में इलाज करवाना मंजूर, उस डॉक्टर से मैं इलाज नहीं करवाऊँगा, नहीं करवाऊँगा, नहीं करवाऊँगा। आप सुधर जाइए, पूरा देश सुधर जाए, हिंदुस्तानी जो है ना वो हिंदू जो है वो सुधर जाए। ये मत सोचे कि कोई हमारा, कोई नहीं भाई, काटा दूसरी सोच को। अब देखूंगा मैं, सोचूंगा मैं, समझूंगा मैं, वो सामने वाला खुद बताएगा कि मैं कैसा आदमी हूँ, मैं कैसा आदमी हूँ। तो अब इस बारे में आप सोच लीजिएगा कि वाकई ही ये लोग रवायत के काबिल हैं या नहीं, रखने के काबिल हैं या नहीं। बताओ, 13-15 लोग तो वहाँ पकड़े गए, 13-15 लोग हमारे मार दिए, क्या रह जाता है पीछे? कि कुछ नहीं रह जाता। अब इन मुस्लिमों को शक की नज़र से देखो भाई, भले ही ये कर रहे ना सारे काम, सारे काम तो तुमने करे ना, दिन बन गए, ये बन गए, 1500 किलो, 2000 3000 किलो नाइट्रेट इकट्ठा कर लिया, किस लिए? किस लिए? बताओ मुझे किस लिए? खैर ये ऐसी गहरी बात है, जब कोई आदमी इस पे बात करेगा ना तो करता ही चला जाएगा। फिलहाल मैं अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में एक दिन रात एक किए हुए हैं। ये सैनिक नहीं होते तो हमारा पता नहीं क्या हाल होता, ये पुलिसमैन ना होते तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। तो ये तो मानता हूँ कि हमारे पुलिस में लाखों बुराई है, लेकिन बहुत अच्छा काम भी है भाई। खैर, मैं उनको फिर से सलाम पेश करता हूँ और अपने उन सब्सक्राइबरों भाइयों को कहता हूँ मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।